अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती पीस प्लान प्रपोज़ किया, जो पहले पता चला था कि 21 पॉइंट्स हैं, लेटर ऑन ये पता चला कि वो 20 पॉइंट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहे हैं मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे। अब चीदा जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में तो आप भी जान गए होंगे। उसके बारे में लोगों की अब एप्रीहेंशंस भी हैं, लोगों के अलावा अब तो कई ममालिक की भी उस पर एप्रीहेंशंस हैं। और उसकी टाइमिंग ऐसी है उस पीस प्लान की कि सुनने में एकदम अच्छा लगा, क्योंकि इतना जुल्म हो चुका था गाज़ा पे, एक मैडनेस वहाँ पे चल रही थी कि उसके बाद फाइनली लगा कि अगर पीस की डायरेक्शन में कोई बात चलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मैंने ये भी सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों ने कहा कि चलो फाइनली ये कहीं ख़त्म होने जा रहा है, और साथ साथ वो ये भी कहते थे कि हमास को ये करने की ज़रूरत क्या थी, कि एक अच्छी भली ज़िंदगी तो गुजर रही थी गाज़ा में लोगों की, तो वो ज़िंदगी भी उनकी ख़राब की अटैक करके इसराइल पे, और अब देखें क्या हाल हो गया गाज़ा का। लेकिन बात यह है कि क्या पीस था गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से पहले? बाद में तो यकीनन वहाँ बहुत जुल्म हुआ और बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? यानी थोड़ा सा रिवाइंड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम नहीं जाएंगे बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब 7 अक्टूबर 2023, बाय 2 साल हो गए, ये अक्टूबर है और 2025 है। 2 साल से ये जो है पागलपन वहाँ पे चल रहा है। हमास अटैक करता है इसराइल पे, रॉकेट्स फायर करता है, और इसराइल ये क्लेम करता है कि हमारे 1200 लोग मर गए और 241 और 250, ये 2 क्लेम्स आते हैं। इसके बीच में कहीं हमारे लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया। अभी फिर ध्यान में रखें कि ये इसराइल का क्लेम है। इसराइल जो है एग्जैजरेट करता है और कितनी गलत बयानी करता है उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। अब ये वाक़या हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था? अब बात करते हैं एक एक करके। लेट्स से इकॉनमी और पॉवर्टी का क्या हाल था गाज़ा में। तकरीबन आधे लोगों के पास जॉब नहीं थी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दे डिड नॉट हैव जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट थी 45% और पॉपुलेशन उनकी है 2.1 मिलियन। 64% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे थे। 64%, ये कितना बड़ा नंबर है। 10 में से 8 लोग इंटरनेशनल एड पे डिपेंडेंट थे, यानी तकरीबन 80% लोग जो है उनका सर्वाइवल सिर्फ इंटरनेशनल एड पे था, यानी वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का हाल सुन लें। इलेक्ट्रिसिटी राशन थी, 11 घंटे की बिजली मिलती थी गाज़ा को। कब बिजली आएगी कब चली जाएगी किसी को कुछ नहीं पता। ये इजराइल कंट्रोल करता था और कभी भी कट ऑफ हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। 97% जो पानी था वो अनसेफ था, वो पानी पीने के काबिल ही नहीं था। 97% जो पानी था जो गाज़ा के लोगों को मिल रहा था। वेस्ट बैंक में हालात बेहतर थे, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड है इसराइल का। उधर वहाँ पे भी अचानक जो है वो बिजली बंद कर दी जाती थी। प्रिजनर्स जो थे 7 अक्टूबर 2023 से पहले पैलेस्टीनियन, वो 5200 थे इसराइल के पास। इसराइल की जेलों में 5200 प्रिजनर्स थे पैलेस्टीनियन। अब कितने? 9619। उनका ट्रैवल करने का क्या मतलब, वो कैसे ट्रैवल करते थे पैलेस्टीनियंस? या उनके पास पासपोर्ट्स थे? हाँ, पासपोर्ट्स थे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का पासपोर्ट था, लेकिन वो आपकी और मेरी तरह मूव नहीं कर सकते थे। वो पासपोर्ट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी इसराइल से, और वो परमिशन कब देंगे कब नहीं देंगे ये किसी को नहीं मालूम। कई दफ़ा परमिशन दी होगी और आपको जाने नहीं देंगे। जाने के इनके रास्ते ये थे कि ये वेस्ट बैंक से जाना है तो जॉर्डन जाएंगे, गाज़ा से अगर जाना है तो ये इजिप्ट के थ्रू जाएंगे, और ये हाईली कंट्रोल्ड ट्रैवल राउट्स थे। तो दुनिया से उनकी जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थी। और जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं वहाँ किन की गवर्नमेंट्स हैं, वो किन को सपोर्ट करते हैं? वो इसराइल के साथ खड़े हैं कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं? वहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो समझा जाता है कि वो यूएस के बेहेस्ट पे ऑपरेट करते हैं। राफा से जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो एक बॉर्डर क्रॉसिंग थी गाज़ा स्ट्रिप के लिए, और वहाँ से जो ज़्यादातर जो मूवमेंट्स हो रही होती थी वो एड के सिलसिले में हो रही होती थी। लोगों का जाना वहाँ बहुत ज़्यादा हद तक रिस्ट्रिक्टेड था।
और राउट्स अचानक बंद कर दिए जाएंगे इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। यानी आपको परमिशन है, आप जाने लगें, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप आज नहीं जा सकते, या कल भी नहीं जा सकते, या दोबारा कभी भी नहीं जा सकते। जो परमिट्स थे वो मिल जाते थे यानी ट्रैवल करने के पैलेस्टीनियंस को, यानी ट्रेडर्स को मिल जाएंगे, एड वर्कर्स को मिल जाएंगे, कोई बीमार है किसी पेशेंट को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये होता था कि एक पेशेंट है, वो बीमार है, उसने परमिशन के लिए अप्लाई किया, उसे परमिशन मिल गई, अब वो जाना चाह रहा है कि अपना इलाज कराए, तो उसको पता चलता था कि मेरी इजाज़त ख़त्म हो गई। यानी फ्रीक्वेंट डिनाइल्स, और उसमें कोई सिस्टम या कोई पैटर्न नहीं है। कई लोग जो एलिजिबल हैं उनको अचानक ट्रैवल करने से मना कर दिया जाता था। वेस्ट बैंक जो है वहाँ जो था वो किंग हुसैन ब्रिज है, वो उसके थ्रू जाते थे जॉर्डन। जो फूड है और जो उस पर और जो इम्पोर्ट्स हैं, ज़्यादातर जो सप्लाईज़ आती थी वो इज़राइल या इजिप्ट से आती थी, और 70% जो फैमिलीज़ हैं वो उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते थे कि वो सप्लाईज़ आएंगी तो वो कुछ खाएंगे। वेस्ट बैंक में फार्मिंग थी, मार्केट्स एग्जिस्ट करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन रोड ब्लॉक्स होते हैं और चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, कोई 450 स्कूल्स थे गाज़ा में, 12 यूनिवर्सिटीज़ थी, 90,000 स्टूडेंट्स थे। सिर्फ UN 183 स्कूल चलाता था। कल्चरल लाइफ के बारे में बात करें तो कोई ऐसा कल्चरल लाइफ या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, यानी सिनेमाज़ नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की आपको मिल जाएंगी जगह जहाँ आप जा सकते हैं। हाँ, पार्क्स थे, कभी कभी वहाँ पे स्क्रीनिंग्स, आउटडोर स्क्रीनिंग्स हो जाती थी, लेकिन दैट्स अबाउट इट। वेस्ट बैंक में रिलेटिवली ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, कल्चरल वेन्यूज़ भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि मूवमेंट फ्रीडम वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। हमास का स्टेटस क्या है? हमास का स्टेटस ये है कि यूरोपियन यूनियन, US और इज़राइल इसको टेररिस्ट स्टेट कहता है। हमास इलेक्टेड बॉडी है, वो 2006 में इलेक्शंस उन्होंने जीता और वो एक डिफैक्टो गवर्नमेंट बन चुके थे गाज़ा में। वो रन करते थे मिनिस्ट्रीज़, पुलिस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो वो जो कहा जाता है कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप थे, वो सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप नहीं थे, वो रूल कर रहे थे गाज़ा को और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल भी करते थे। अब बात आई टनल्स की। अब टनल्स जो है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। हम सुनते आए हैं कि उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, वहाँ से आर्म्स एंड एमिनेशन आती है जो वो यूज़ करते हैं अगेंस्ट द इजराइलीज़। पैलेस्टीनियंस का एक क्लेम होता था कि ये टनल्स जो हैं ये हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि हमारा खाना तक ये कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी दवाइयाँ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन टनल्स के थ्रू हम फूड सप्लाईज़ भी आ रही हैं और हमें यहाँ से मेडिसिन्स भी मिल रही हैं। बाय द वे, जो इजिप्ट के थ्रू टनल्स थे वो 2013 के अराउंड इजिप्ट ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये तो बात हो गई। ये बाय द वे ये डिटेल्ड बात नहीं है, ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि उनकी ज़िंदगी 7 अक्टूबर 2023 से पहले क्या थी। अब ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई पीस वाली ज़िंदगी नहीं है, ये कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं। 7 अक्टूबर के बाद क्या होता है उसमें तो हमें बहुत सारी बातें पता चल गई, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, सोशल मीडिया पे भी बार बार उसके इमेजेस आते थे और दुनिया इसके बारे में अवेयर हो गई। उसके बाद UN कहता है, अब UN को कोट करें कि 65,000 से ज़्यादा लोग जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इस पर शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। 167,000 जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, और इंजर्ड उस तरह नहीं जिस तरह हम समझते हैं कि इंजर्ड हो गए हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है। अब उन्होंने ज़िंदगी में कैसे बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। वेस्ट बैंक में सिर्फ 1000 लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं इन 2 सालों में। 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 2.1 मिलियन की आबादी थी, तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग बाय द वे ये डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो अपने घरों से, क्योंकि घर रहे ही नहीं हैं, तो वो टेंट्स में मूव कर चुके हैं। एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है, सारे स्कूल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। यानी सिर्फ घरों को भी अटैक नहीं किया था, सारे स्कूल्स पे भी किया था। अभी अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो मिलेगा आपको कि 90% स्कूल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पानी तो पहले ही उधर पीने के काबिल नहीं था, अब तो पानी मिलता भी नहीं है, यानी पानी की स्केर्सिटी है। तो पानी नहीं है, फूड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, दवाइयाँ ना होने की वजह से,
और यूएन ने कह दिया है कि यहाँ पे तो फैमिन आ चुका है। यूएन ने ये भी कहा है कि ये जेनोसाइड है, और जाहिर है ये नंबर्स जो हैं कि इतने 1000 पीपल डाइड, इतने 1000 पीपल दे आर इंजर्ड, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि एक बंदा भी अगर इस दुनिया से गया तो उसकी कोई फैमिली है, वो कम्युनिटी का पार्ट है, तो यहाँ तो थाउजेंड्स में नंबर है। तो वो विजुअल्स भी शायद उस तरह रिफ्लेक्ट ना कर सकते हो कि उन पर क्या गुजरी है पिछले 2 सालों में। इस सब के बीच में 20 पॉइंट्स प्रपोज होते हैं। अब याद रखें, उससे पहले भी उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी 7 अक्टूबर 2023 से। उसके बाद तो खैर जंग चल रही थी और उनका बहुत नुकसान हुआ। उसके बीच में जो 20 पॉइंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज़ किए हैं, उन्होंने कहा कि हमने गाज़ा को डी रेडिकलाइज़ करना है। ये 20 पॉइंट्स में उन्होंने प्रपोज़ किया ताकि वो कोई थ्रेट पोज ना कर सकें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को। नेबरिंग कंट्रीज़ को थ्रेट क्या उन्होंने पोज करना है, हमास ने या पैलेस्टीनियंस ने। तो शायद ये कहना चाह रहा है कि थ्रेट इज़राइल को कुछ ना हो। ठीक, फेयर इनफ। फिर उन्होंने कहा कि इज़राइली फोर्सेस जो हैं वो ग्रेजुअली बाहर जाएंगी, यानी वो वहाँ पे मौजूद रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाएंगी। क्या टाइमलाइन है, क्या मैकेनिज़्म है, नहीं पता, ना बताया गया। पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि इमीडिएटली रिलीज़ करेंगे सारे हॉस्टेजेस। पैलेस्टीनियंस फ़ौरन करेंगे, यानी हमास फ़ौरन रिलीज़ करेगा हॉस्टेजेस, और इज़राइल जो है वो 250 प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा जिनको लाइफ सेंटेंस है, और 1700 गाज़न्स को रिलीज़ करेगा। और टोटल कितने इनके पास प्रिजनर्स हैं? 9619। यानी आप हमास से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ़ौरन रिलीज़ कर देंगे और आप सारे रिलीज़ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, यानी गवर्नेंस मॉडल ये बना रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी जिसमें एक बोर्ड ऑफ पीस होगा, जिसको हेड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें 2 और मेंबर्स भी होंगे और हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी होंगे, और उसमें नाम लिखा है टोनी ब्लेयर का। अब टोनी ब्लेयर की चेकर्ड हिस्ट्री है। चेकर्ड भी क्या है, कंट्रोवर्शियल आदमी है। इराक वॉर में जब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एलिगेशन लगा था तो ये सबसे आगे था और जंग में ले गया, और बाद में पता चला कि वो सच था ही नहीं। तो ये तो हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। डबलिन में 2010 था जिसमें इसको जूते और अंडे मारे गए थे। तो अब इसका नाम आ जाना इसको ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल कर देता है। फिर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी, इसका नाम जिसको ISF कह रहे हैं, और जो अरब कंट्रीज़ हैं और कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो ट्रेनिंग देंगे इस ISF को, और उसमें कंसल्टेशन लेंगे इजिप्ट की और जॉर्डन की, क्योंकि उनका बड़ा तजर्बा है। अब इजिप्ट और जॉर्डन का जहाँ नाम आएगा तो उनका तो हमने सारा पैटर्न देख लिया है कि उनका क्या रोल रहा है इसमें, कि उन्होंने कितनी को इसमें मदद की है पैलेस्टीनियंस की। तो ये भी ज़रा वन साइडेड है। फिर 19th पॉइंट में जाके उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो ये था कि द कंडीशंस मे फाइनली बी इन प्लेस फॉर अ क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड। द कंडीशंस मे फाइनली बी, यानी पक्की बात नहीं है, शायद ऐसे हो जाए। और इस शायद में भी नेतन्याहू मुकर गया। उसने कहा पैलेस्टीन को मैं स्टेट मानता ही नहीं हूँ। अब देखें, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हमास को पहली बात के उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मतलब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बात है। फिर कतर ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान जिसने सबसे पहले दौड़ कर ये एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि बहुत अच्छा पीस प्लान है, अब वो भी कह रहा है कि ये सारी वो बातें नहीं हैं जो हमसे हुई थी, यानी उसमें अमेंडमेंट्स हैं। हैरेट्स जो अखबार है इज़राइल से, वो कहता है कि नेतन्याहू चाहता ही नहीं है कि ये पीस प्लान इम्प्लीमेंट हो, ताकि फिर जो उसका दिल करे वो कर सके। इज़राइल ने इतने सारे इंटरनेशनल लॉज तोड़े, उनको कौन पूछेगा? 6 मुल्कों पे उन्होंने अटैक कर दिया, उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब? वहाँ कोई आंसरेबल ही नहीं हो रहा। 65,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, मारे गए, इस दुनिया से चले गए। 19,000 बच्चे चले गए, इस दुनिया से शहीद हो गए। उसकी अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही। इस सब के बाद
इसराइल किसके आगे आंसरेबल है? फिर यूएन कह रहा है जेनोसाइड है, कुछ नहीं। फिर ट्रंप इसको लीड करेगा, यूएस लीड करेगा, टोनी ब्लेयर का नाम आ रहा है। ये देखें, इनको ट्रस्ट कैसे करेंगे लोग? कतर की सिक्योरिटी एक तरह से यूएस के हाथ में थी, इसराइल ने उस पर अटैक कर दिया। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी जो है वो डेवलप कर रहा है पूरी दुनिया में व्हेन इट कम्स टू यूएस। 6 दफ़ा तो वीटो किया है यूएस ने सीज़ फायर को यूएन में, 6 दफ़ा वीटो किया। इधर क्रेडिबिलिटी का भी मसला है यूएस की, इसराइल की तो है ही। और अभी ये क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंची नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये जब तक आगे चलता नहीं है, जो ये अनफोल्ड होएगा, जो दिन गुजरेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और तब जाके देख सकेंगे कि फाइनली ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू।